दुनिया भर में बायोलॉजिकल वेपन पर रिसर्च होती रहती है। इनके इस्तेमाल पर बैन की भी बात होती है। जब कोरोना फैला तो उसे चीन का जैविक हथियार भी कहा गया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपके आसपास मंडराते हुए, कान में भिनभिनाते हुए मच्छरों को भी बायोलॉजिकल वेपन की तरह ही इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी। मीनाक्षी, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने यह योजना बनाई थी ताकि ब्रिटेन, अमेरिका के सैनिकों में मलेरिया की बीमारी फैलाकर उन्हें रोका जा सके। आपको पता है, ये 100 फीट दूर से इंसान की गंध सूंघ लेते हैं। मच्छर होता तो सिर्फ 2.5 मिलीग्राम का है, लेकिन इनसे सिर्फ मलेरिया ही नहीं, डेंगू, जीका वायरस जैसे जानलेवा बुखार भी हो सकते हैं। और इस वक्त देश के कई राज्यों में मॉनसून की वजह से हुए जल भराव से इन्हें हाइब्रिड फीवर या हाईग्रेड फीवर का प्रकोप भी काफी बढ़ गया है। आपने ठीक कहा, इनमें भी डेंगू सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है और ये घातक भी है। इसमें जान जाने के अलावा प्लेटलेट्स गिरने और बीपी लो होने के कारण ब्रेन डेड होने का खतरा भी है। इसके 4 स्ट्रेन हैं। अगर आप पहले स्ट्रेन के शिकार हुए और शरीर में उसकी एंटीबॉडी बन गई तो दूसरे स्ट्रेन का हमला हो जाता है और ये जानलेवा हो सकता है। और जो लोग रिकवर हो जाते हैं उनको भी काफी दिन तक बॉडी पेन, सांस की दिक्कत, जोड़ों की परेशानी झेलनी पड़ती है। मलेरिया की अगर बात करें तो दुनिया में हर साल 20 करोड़ लोग इसकी चपेट में आते हैं और चिकनगुनिया में तो इस कदर दर्द होता है कि बिस्तर से उठना तक मुश्किल हो जाता है। मीनाक्षी, आप बहुत डरा रही हैं श्रुतिका। अभी तो बारिश और होनी है। यहाँ दिल्ली एनसीआर की बात करें, इतनी बारिश से तो कुछ नहीं होगा और ऐसे में जगह जगह पानी भी इकट्ठा होगा, यानी कि मच्छर ज्यादा पैदा होंगे। ऐसे में मच्छरों के डंक से बचने के लिए शरीर को कैसे यौगिक कवच पहनाया जा सकता है, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आज स्वामी जी एक साइकिलिंग करते नजर आ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। आज तो जबरदस्त साइकिलिंग। वैसे उस दिन हमने भी साइकिलिंग की थी स्वामी जी, सुबह से बहुत मजा आया था। बिजलियां चमक रही थी, बादल गरज रहे थे और गरजते बरसते बादलों के बीच में और प्रकृति के सुंदर नजारों के बीच में अलग ही दृष्टि है। ये सृष्टि बड़ी सुहानी है, भगवान की बड़ी अनुकंपा है। और इसमें आज ये हमारा दिलबाग पुराना चेला है, ये बकरी भी ले आया है और इसका मेमना भी बड़ा अच्छा है। ये भी नीचे ही खेल रहा है। हाँ, और स्वामी जी, बकरी का दूध आप निकाल रहे हैं? क्यों हम आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, बकरी का दूध जो है ये इससे प्लेटलेट बढ़ता है और इसका मेमना भी बड़ा अच्छा है। और दूसरी भी बकरियां हैं, नए नए ताज़ा ताज़ा हैं ये। हाँ, ये तो इसको पता नहीं खाने का नहीं इसका। हाँ स्वामी जी, चिकनगुनिया, डेंगू में बकरी का दूध कैसे फायदेमंद होता है? कि शायद इधर इससे प्लेटलेट बढ़ता है। अच्छा, प्लेटलेट बढ़ना तो एक काम है। मैंने तो जिनको फैटी लिवर सिरोसिस, माने अच्छा, ये बकरी भी अच्छी वाली है भाई, इसका दूध घना है। वैसे तो हमने भी करीब 50-100 बकरियां यहाँ पर पाली हुई हैं और इसके फायदे ज़रा सुने आप। जो है, वैसे तो हम जब छोटे बच्चे थे तब एक बार बापू बकरी ले आए थे। स्वामी जी, आपने कच्चा ही दूध पी लिया? कच्चे दूध के भी फायदे हैं क्या? डायरेक्ट ही पी लेते थे। अरे हाँ, कच्चे दूध के तो विशेष फायदे हैं। तो इसके फायदे सुनो जरा, वो जरा जरूरी है। और ये तो मैं एक एक के हाथ से निकाल रहा था, इसे दोनों हाथों से भी निकाल सकते हैं। ये बकरी बड़ी शरीफ है और इससे ना फायदे विशेष ये है कि इससे एक तो प्लेटलेट बढ़ते हैं, दूसरा प्लेटलेट बढ़ने के साथ साथ इससे लीवर फंक्शन अच्छे होते हैं। मैंने फैटी लीवर
लीवर सिरोसिस माने जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि भाई अब तो ये बचेगा नहीं, अब तो इसको लिवर ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा, उनको लिवर ट्रांसप्लांट से बचाया है। लीवर ट्रांसप्लांट जिनको बोल दिया गया था फैटी लीवर के कारण से, 4th ग्रेड का फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, उनको भी हमने बचाया। तो ये इसलिए मैं इतनी देर से इनके गुण धर्म बता रहा हूँ। और आजा भाई तू पी ले। और यही कारण है कि बकरी का दूध मिलता भी बहुत महंगा है। दूध बड़ा जोरदार है। और हमारे जैसे लोगों के लिए तो स्वामी जी और नामुमकिन सा है। हम कहाँ तो बकरी पालें, कहाँ उसके हमें दूध मयसर हो। लेकिन स्वामी जी आज ये जो आपने किया है उससे लोगों में एक बार फिर से जागरूकता आई है कि कैसे ताज़ा दूध, अरे बाप रे बाप, कच्चा दूध पी ले रहे हैं ये तो। प्लेटलेट्स कम नहीं होंगे इनके। अच्छा स्वामी जी, यूपी, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हर जगह डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लगातार डेंगू से जान जाने की खबरें भी आ रही हैं। तो आज स्वामी जी योगाभ्यास के साथ साथ डेंगू के मच्छरों से कैसे निपटा जाए, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। जितनी बीमारियां होने लगती हैं, जितनी कमजोरियां आने लगती हैं, इन सारी कमजोरियों को दूर किया जाएगा। लेकिन पहले तो इन मच्छरों से कैसे निपटें और योगाभ्यास क्या क्या करें। एक तो मच्छरों से निपटने के लिए हमारे बाबा जी एक ढूंढी लिए घूम रहे हैं। इसमें हम गूगल डालते हैं, नीम की पत्ती डालते हैं, गूगल, नीम की पत्ती, गिलोय, गाय का घी, टी, ये सब डाल करके और मच्छर इससे भाग जाते हैं। फिर घर में तुलसी लगाए, लेमन ग्रास लगाए। जो लेमन ग्रास है ना, बड़ा ज़बरदस्त होता है। लेमन ग्रास से मच्छर दूर भागते हैं। घर में साफ सफाई तो रखनी है, हाँ, हाइजीन बहुत ज़रूरी है। पानी का भराव बहुत होता है बरसात में, सड़कों पर भी पानी भर जाता है, छतों में भी पानी भर जाता है, आंगन में भी पानी भर जाता है, फिर सब जगह मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो अब मच्छर, हम तो जंगलों के बीच में रहते हैं यहाँ। कल हमको भी 8-10 मच्छरों ने काटा, लेकिन ना तो हमको डेंगू हुआ, ना तो हमको चिकनगुनिया हुआ। तो एक तो ये जोगिंग के कम से कम 2 अभ्यास, एक ये और मेरे साथ साथ सब भाई बहन भी कर रहे हैं, और दूसरा ये देख रही, ये 2 तो सबको करने जरूरी है। तो फिर सूर्य नमस्कार। तो एक तो ये धुनी किया करें, गूगल की, गाय की, सारी सामग्री हम अलग अलग उपलब्ध कराते हैं। इसके बारे में हमने कई बार विस्तार से कहा हुआ है। फिर ये लेमन ग्रास, फिर चिरायता अपने घर में लगा के रखें। लेमन ग्रास, चिरायता, कुटकी, तुलसी और गिलोय, एलोवेरा, ये सब अपने घर में रखा करें। जब किसी का प्लेटलेट गिर जाए तो एलोवेरा, गिलोय और अनार, पपीते के पत्तों का रस हमने सामने रखा हुआ है। इससे एकदम से प्लेटलेट बढ़ जाता है। एक होता है चिरायता, यहाँ पर भी लगाया हुआ है चिरायता। चिरायता जो है, इसको पाउडर खा ले, कड़वा बहुत होता है। इसकी चिरायते और इसमें थोड़े और घटक मिला देते हैं और उससे हम महासुदर्शन घनवटी उसका प्रयोग कराते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त होता है महासुदर्शन घनवटी का प्रयोग, मलेरिया से लेकर के सभी प्रकार के ज्वरों में। फिर गिलोय घनवटी, और हमने तो अब तो एक फीवोग्रिटी बना दी है फीवर के लिए, ज्वरनाशक वात भी है। और हाँ, ये कीवी देख करके ध्यान आया, ये कीवी भी बड़ा अच्छा होता है सभी प्रकार के ज्वरों में, कीवी और चीकू। तो जो रोज़ हमारे साथ सूर्य नमस्कार कर लेंगे, उनकी तो इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाएगी। जो भाई इस मधु की तरह ज़्यादा कठिन ना कर पाए, तो ऐसे होने ये सूर्य नमस्कार ही कर लेना। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन कर लेना, थोड़े दंड बैठक लगा लेना। एक खास बात बताता हूँ, फिर आगे एक एक करके सारे प्रकार के ज्वरों पर आज विजय पाएंगे। जड़ चिकित्सा महर्षि चरक सुश्रुत धन्वंतरी वाघ भट्ट ने, हमारे ऋषियों ने बहुत विस्तार से कही है।
जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और अलग अलग प्रकार के बहुत सूक्ष्म जीव है ये। कितना ग्राम बता रही थी उसका वजन, जो हमारी बहन 2.5 मिलीग्राम कितना बता रही थी तो उतना का ये मच्छर काट देता है तो आदमी मर जाता। बताओ, पहले पूछते थे अकल बढ़िया भैंस, तो क्या बोलते थे? अकल बढ़िया। अब पूछे कि मच्छर तगड़ा या आदमी तो ये बोल रहे मच्छर तगड़ा है, आदमी को खा जाता है और आदमी ढह जाता है, उसको डेंगू चिकनगुनिया हो जाता है, उसको मलेरिया हो जाता है, उसको जीका वायरस पता नहीं क्या क्या। अच्छा स्वामी जी, आपने बोला ना अकल बड़ी है भैंस, मच्छर बड़ा या साथ में पैदा हो आदमी, मच्छर तगड़ा या आदमी। एक बात बताएं स्वामी जी, मच्छर तो जानवरों को भी खाते होंगे, लेकिन जानवरों में डेंगू चिकनगुनिया जैसी कोई परेशानी नहीं होती है। हाँ। ये इंसान की इम्यूनिटी इतनी लो कैसे है? इम्यूनिटी अच्छी होती है कि एक छोटा सा मच्छर भी जो है अच्छे खासे थाड़े तगड़े इंसान को ढहा देता है। जंगल में सभी जीव रहते हैं, मीनाक्षी जी अच्छी बात कह रही है, शेर से लेके हाथी तक और सब किसी को भी, किसी भी प्राणी को आज तक, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, आपने अच्छा ध्यान दिलाया मीनाक्षी जी, किसी भी प्राणी को आज तक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया नहीं हुआ। मच्छर तो उनको भी काटते ही हैं, तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, क्योंकि प्रकृति में जो जिसके लिए जो निर्धारित है वही आहार करता है। शाकाहारी शाकाहार करते हैं, मांसाहारी मांसाहार करते हैं, और ये मनुष्य सर्वाहार करता है, सब कुछ खा जाता है, कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े, गाय भैंस, भेड़ बकरियाँ। अब देखो, बकरी का दूध पिया हमने, धार मार के थोड़ा सा पी के ऐसे पूरी एनर्जी आ गई, फ्रेशनेस। और आदमी बकरी को ही काट के खा जाता है, बकरा को काट के खा जाता है, और फिर कहते हैं हम तो बकरी ईद मना रहे, खुशियाँ मना रहे हो कि तुम जो है खून खराबा कर रहे हो। तो देखो, ये दंड बैठक लगाना 10-10 बार ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ये भी करना। हमने ये बकरी का और ऊँटनी का दूध लोगों को भी उपलब्ध करवाया, क्योंकि फिर देखो फीवोग्रिट, सुदर्शन घनवटी, महासुदर्शन घनवटी, जोरनाशकवटी और गिलोय घनवटी एडवांस, ये बड़ी ज़बरदस्त है। फीवर के लिए फीवोग्रिट, और फिर ये टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिट। गिलोय घनवटी तो ये तो बहुत, गिलोय घनवटी एडवांस। लंबे लंबे श्वास ऐसे कर लो। अच्छा, कुछ तो लोगों की इतनी ज़्यादा कम इम्यूनिटी रहती है, मैं कहता हूँ भाई इम्यूनिटी बढ़ाने के 4-5 उपाय बता रहा हूँ। गिलोय खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। गिलोय, एलोवेरा, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, एक सुबह सुबह खा लिया करो, न तो इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, न कभी बुखार होगा। दूसरा, इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, गिलोय घनवटी और ये गिलोय घनवटी एडवांस, ये भी हमने उपलब्ध कराई सबको। लंबे लंबे श्वास, और 100 बार भुजंगासन कर लो। भाई जो एडवांस योग कर सके वो तो मधु की तरह एडवांस योग कर लेना। शेष ऐसे ये ऐसे। अच्छा, सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, अर्क, ये सब हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले हैं। इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, गिलोय घनवटी एडवांस। फिर जिनकी वात प्रकृति है उनको लहसुन। अब लहसुन कोई मांसाहार तो है नहीं, लेकिन वैष्णव, जैन और बहुत से लोग नहीं खाते, लेकिन गाय के घी में हल्का सा उसको सेक लेते हैं तो उसकी तामसिकता, उसका तमोगुण, उसकी तीक्ष्णता, उष्णता सब उसकी सहज हो जाती है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे करना है 100 बार तक। जिनकी वात प्रकृति है वो लहसुन कल्प करे,
जिनकी कफ प्रकृति है वो तो एक श्वासारी या ब्रोनकोम और एक इम्यूनोग्रिट ले ले, और जिनकी पित्त प्रकृति है वो तो वीट ग्रास, देखो ये वीट ग्रास इसमें ग्लास में रखा हुआ है, वीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी, और पाचन भी कमजोर होता है, खून भी कम होता है, तो अनार, गाजर, चुकंदर, वीट ग्रास, एलोवेरा, पांचों चीजें मिला के ले ले, 7 से 14 हीमोग्लोबिन हो जाएगा 1 से 2 सप्ताह में, 7 से 14 हीमोग्लोबिन। फिर तुम भी जो है मधु की तरह एडवांस आसन कर पाओगे, मजबूत बन जाओगे, लंबे लंबे श्वास। हाँ, ये अप्रतिम है योग। ऐसे फिर थक जाओ तो ऐसे कर लेना। लो तो स्वामी जी, बात की एक बात जो समझ में आती है वो राधा ने ये तो है अप्रतिम लाभ पाया है। कि पायस, अगर फिशर, immunity- फिस्टुला, गैस, कब्ज, एसिडिटी, घुटने का दर्द, सारी बीमारी 7 दिन में ठीक कर ली इसने। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी, मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी कि 100 बात की एक बात ये है कि अगर इम्यूनिटी मजबूत होगी तो फिर चाहे डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, मच्छर हो, मक्खी हो, कुछ हो, वो कोई असर नहीं देगा आपके शरीर पर। बस अंदर से आपको मजबूत होने की जरूरत है, और इसलिए हमारे साथ हर रोज आपको योगाभ्यास तो करना ही है। स्वामी जी, डेंगू होने पर जो प्लेटलेट्स गिरने की समस्या है वो बड़ी ज्यादा दिखाई देती है, बहुत तेजी से प्लेटलेट गिरते हैं, पेट में लगातार दर्द बना रहता है, और असर बढ़ने पर नाक से खून तक आने लगता है। तो डेंगू के मरीज इन परेशानियों से कैसे निपटे? आज तो शुरुआत में आपने बकरी के दूध की महिमा बताई, जिससे प्लेटलेट्स को फिर से बनाया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा और क्या क्या करना चाहिए? एकदम से बढ़ जाते। एक तो रेडीमेड है प्लेटोग्रिट वटी, और हमने प्लेटोग्रिट जूस से ही नाम रखा हुआ है। एलोवेरा, गिलोय, वीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय, वीटग्रास, अनार, अनारदाना और पपीता के पत्तों का रस, यह हम 2-3 बार पिला देते हैं। और जिनका प्लेटलेट गिर करके 5000 तक आ जाता है, एक ही दिन में 25 से 50 हज़ार हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, लोगों को आश्चर्य लगता है, लेकिन ये मेरा अनुभव है पिछले 30 वर्षों का। ये प्लेटोग्रिट जूस, जिनको थोड़ा उल्टी आदि होती है, पेट में मरोड़े होते हैं, तो अनार थोड़ा थोड़ा ऐसे भी 50-50 ग्राम करके अनार थोड़ा थोड़ा खाते रहे, और मुनक्का में थोड़ा सा सेंधा नमक लगा के उसको चूस के उसको भी, मुनक्का 10 से 20, और ये जो प्लेटोग्रिट जूस बताया प्लेटोग्रिट वटी। वैसे तो डेंगू में डेंगूडिल देते हैं हम, फीवोग्रिट में फीवोग्रिट फीवर में, टाइफोग्रिट टाइफाइड में, और सामान्य रूप से बुखार को कम करने के लिए गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक वटी, महासुदर्शन घनवटी का, ऐसे ही गिलोय का ही जूस पिला देते हैं, गिलोय का रस पिला देते हैं। जिनको फ्रेश गिलोय नहीं मिलती, गिलोय का काढ़ा बना के पिला देते हैं, एकदम से फीवर कम हो जाएगा। प्लेटलेट 5000 से 25,000 हो जाते, जो अभी प्रोसेस हमने बताया। बकरी का दूध मिल जाए तो इससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये बातें छोटी छोटी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इनका आज ध्यान रखेंगे तो किसी भी व्यक्ति की जान नहीं जाएगी प्लेटलेट गिरने से। आपने तो नाक से खून निकलने की बात की, आँख से खून निकलता है, हार्ट से लीकेज होने लगता है, पेट से माने खून से, टट्टी पेशाब से, लैट्रिन से, बाथरूम से खून निकलने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, पित्त तो बहुत बढ़ जाता है। जैसे मैंने राधा का एग्जांपल दिया, इसको एसिडिटी भी थी, गैस कब्ज भी थी, इसको पायस, फिशर, फिस्टुला भी था, और पित्त के साथ वात भी बढ़ा हुआ था, घुटने में दर्द भी था। 7 दिन में अच्छा कर लिया इस बिटिया ने। ये महिमा है योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को एक साथ अपनाने की। ये योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा का ज्ञान, बोध, ये साधारण सी बातें जो पहले हमारे बड़े बुजुर्ग जानते थे, जिनको भूल गए थे हम बीच में, अब हम मीडिया टीवी के माध्यम से रोज याद दिलाते हैं। और आज भी इस सुबह की भोर की वेला में जी देखो
हमने आज इंद्रधनुष भी देखा, आज हमने गरजते हुए बरसते हुए बादल, चमकती हुई बिजली, और फिर अब मौसम भगवत कृपा से थोड़ा ठीक हो गया है। मौसम चाहे जैसा हो, अनुकूलता प्रतिकूलता, जीवन में संघर्ष चुनौतियाँ सब चलते रहते हैं। इस बदलते हुए मौसम के बीच में हम ना बदलें। सर्दी जुकाम कफ कोल्ड से लेकर के आपने कहा ना डेंगू, उसमें बुखार भी साथ में होता है, पेट दर्द भी होता है, उसका तो इलाज बता दिया। फिर चिकनगुनिया, उसमें तो पूरा शरीर जकड़ जाता है। और मलेरिया में तो बुखार 4 से भी ऊपर चला जाता है। कई बार दिमाग में बुखार ज़्यादा हो जाए तो फिर ब्रेन डेड हो जाता है एक तरह से। और कई बार तो आदमी, छोटे बच्चों को तो मैंने देखा है, कई बार तेज बुखार हो गया और उसके बाद में दिमाग से बच्चे विकलांग हो गए। ये बड़ा खतरनाक होता है बुखार भी। बुखार कोई भी बैक्टीरिया वायरस फंगस के रिएक्शन में होता है। बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना टेम्परेचर बढ़ाती है, लेकिन वो ज़्यादा बढ़ जाए टेम्परेचर तो प्राण घातक हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी आप। बता रहे हैं, इनको गौर से सुने जी मेरी बहन। और जब ये बुखार दिमाग में चढ़ जाता है तो परेशानी और बड़ी हो जाती है। इसलिए जैसा कि आप उपाय भी बता रहे हैं, उन उपायों को अपनाकर इम्यूनिटी स्ट्रांग करेंगे तो किसी तरह की बीमारी का कोई खतरा नहीं होगा। स्वामी जी, डेंगू के पहले स्ट्रेन से रिकवरी के बाद शरीर में उसकी एंटीबॉडी भी बन जाती है, तो दूसरे स्ट्रेन हमला कर देते हैं और दूसरे स्ट्रेन के वार से जान जाने का खतरा बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ जाता है। अगर डेंगू से रिकवर हो भी जाएं तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्या आयुर्वेदिक उपाय करें कि दोबारा इस घातक बुखार की चपेट में व्यक्ति ना आए? ये तो जरूर करना ही करना है। इसलिए अचानक यदि किसी का प्लेटलेट गिर गया और किसी को प्लेटलेट चढ़ाने भी पड़ जाते हैं इमरजेंसी में, तो जीवन रक्षा के लिए तो हमें जितने भी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, लाइफ को सेव करने के लिए जितने भी कोई ट्रीटमेंट हो सकते हैं वो अपनाने ही चाहिए। लेकिन फिर ये तो है नहीं ना कि एक बार आपने प्लेटलेट चढ़ा लिया कि फिर बाद में गिरेगा ही। प्लेटलेट चढ़ाते फिर गिर जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, डेंगू होने पर, प्लेटलेट गिरने पर एलोपैथी की भी कोई दवाई साथ में लेनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आदि होने पर बच्चों को तो देना ही नीचे। बच्चों को तो आयुर्वेद से ही जल्दी अच्छा हो जाएगा और उनको फिर टाइप 1 डायबिटीज़ आदि होने की संभावना नहीं रहेगी। नहीं तो एंटीबायोटिक से, पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि से भी बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाता है। तो देखो, एलोपैथी के साथ साथ गिलोय जरूर ले लें। एलोपैथी के साथ साथ सुदर्शन घनवटी या गिलोय का काढ़ा ये जरूर इस्तेमाल कर लें। तो साथ साथ प्रयोग करें और एक एक गोली इम्यूनोग्रिट भी ले लें, तो फिर ये बार बार प्लेटलेट नहीं करेगा और दूसरा स्ट्रेन भी हमला, जैसे आपने कहा ना, अपने आप ही एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं और अलग अलग प्रकार के जो नए नए अवतार हैं, स्ट्रेन मानी नए नए अवतार, अलग अलग बैक्टीरिया वायरस फंगस के, वो अलग अलग रूपों में आकर के रक्त बीज की तरह हमारे ऊपर चारों ओर से आक्रमण करते हैं। यूँ तो बीमारियाँ तो चारों तरफ घात लगाई बैठी है। पवन मुक्तासन, मंडूकासन, ये तो सभी कर सकते। बुखार में भी योग किया जा सकता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है तो बुखार हो गया योग नहीं करना चाहिए। बुखार हो गया तो योग जरूर करना चाहिए। बुखार हो गया तो ज्वरनाशक काढ़ा पियो, ज्वरनाशक काढ़ा, चिरायता का काढ़ा, ये सारे काढ़े हमने आज यहाँ पर रखे हुए हैं। हाँ, ये ज्वरनाशक वात है और ये चिरायता का काढ़ा। अच्छा ये तो स्वामी हर जी, घर लेकिन में अगर होना चाहिए। बुखार बहुत तेज एक हो जाता प्राइमरी है किट जैसे एलोपैथी के लोग घर में रखते हैं। जी, जी मेरी बहन, मैं ये कह रही थी स्वामी जी, अगर बुखार बहुत ज्यादा हो गया है, मसल पेन होने लगता है, शरीर दर्द होने लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में योगाभ्यास कैसे किया जा सकता है? उस वक्त क्या करना चाहिए? हाँ, तो देखो, जब मसल जब पेन होने लगे ना, तो अश्वगंधा, हमने चिरायता, देखो चिरायता, कुटकी, गिलोय, जलनिम्ब, इसके साथ साथ इसके अंदर अश्वगंधा को भी डाला हुआ है। हाँ, इसमें ये जो इसका पूरा फार्मुलेशन है ना, अश्वगंधा पहले से ही डाला हुआ है, तुलसी भी पहले से ही डाला हुआ है इसमें। तो ये अश्वगंधा
जरनाशक क्वाथ में ना पहले से प्रयोग किया हमने। तो अश्वगंधा, अश्वशिला, मैं कह रहा था कुछ प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए एक प्राइमरी हेल्थ किट हर घर में होनी चाहिए। हाँ, उससे क्या होगा कि जैसे ही थोड़ा मसल पेन हो अश्वगंधा ले ले। तो आज से सब अपने घर में फीवोग्रिड, टाइफोग्रिड, गिलोय घनवटी, अश्वगंधा, अश्वशिला ये अवश्य रखेंगे। और एंटीबायोटिक के तौर पर सबसे अच्छा होता है इम्यूनोग्रिड और करक्यूमिन गोल्ड। हम एंटीबायोटिक्स के तौर पर सिंथेटिक दवाओं का जहर, जैसे आप कह रहे थे, मल्टीविटामिन्स खाते हैं तो कैंसर तक हो सकता है। तो इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि अपने घर में एक कोने में थोड़ी सी आयुर्वेद की औषधियाँ प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए रखनी ही चाहिए। सबके घरों में ये गिलोय घनवटी, जरनाशक वटी, फीवोग्रिड, टाइफोग्रिड, जरनाशक वटी, माँ सुदर्शन घनवटी, अश्वगंधा, अश्वशिला, इम्यूनोग्रिड, च्यवनप्राश, श्वासारी, ब्रोनकोम, त्रिफला, ये तो हर घर में होना चाहिए। शुद्धि चूर्ण, और दस्त लग जाए तो कुटजारिष्ट कोटा घनवटी, कोलोग्रिड, ये हर घर में होना चाहिए। तो मसल पेन के लिए थोड़ा सा दूध में हल्दी डाल दें, थोड़ा अश्वगंधा का पाउडर या अश्वगंधा का कैप्सूल एक ले लिया, सारा मसल पेन रिलैक्स हो जाता है। और ठंडा गर्म सेक, हॉट एंड कोल्ड प्रेस, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। वैसे तो जब टेम्परेचर आ जाता है ना तो एक पानी में भिगो के पूरी चद्दर की लपेट करा देते हैं नेचुरोपैथी में। मिट्टी पट्टी तो हम कर ही रहे हैं यहाँ पर। ये चद्दर की लपेट बड़ा ज़बरदस्त लाभ करती है बुखार में। मैंने तो एक बिल्कुल सिंपल होम रेमेडी बताता हूँ। कैसा भी बुखार हो किसी कारण से भी, सबके घर में काली मिर्च है। 2 काली मिर्च, 5 लौंग, 2 काली मिर्च, 5 लौंग और 10-11 पत्ते तुलसी के। तुलसी हम हमेशा अपने पास से ही रखते हैं। तुलसी के 5 से 10-11 पत्ते, 5 लौंग, 2-3 काली मिर्च। गिलोय ना भी उपलब्ध हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। गिलोय तो सबको घर में रखनी है। तो इसको उबाल लो, उबाल करके और गरम गरम में थोड़ा सा एक चुटकी भर नमक डाल करके और फिर ये काढ़ा पी लें। पीते ही कंबल ओढ़ के या रजाई ओढ़ के सो जाएं। एक बार भयंकर पसीना आएगा और विदिन 5 to 10 मिनट्स बुखार उतर जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई अंदर बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन है, कोई भी बॉडी में रिएक्शन है, वो भी अपने आप दूर हो जाएगा। तो ये कितनी बड़ी बात है। ये छोटे छोटे उपाय, ये उपाय मैं पिछले 30 सालों से कर रहा हूँ। तो मंडूक आसन से लेकर के वक्रासन ये भी करें। और स्वामी जी, अब हमने घर घर तुलसी, घर घर आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम, ये सब अभियान शुरू कर रखा एक पौधा सेहत के नाम। अब पीछे देखो स्वामी जी, अभी अभी आपने डेंगू में खून की कमी होने से लो बीपी और फिर ब्रेन डेड होने की बात कही। ऐसे में खून की कमी को कैसे दूर किया जाए? वैसे भी महिलाओं में एक उम्र के बाद तो एनीमिया की परेशानी बहुत तेजी से बढ़ती है, और ऊपर से अगर किसी को डेंगू या चिकनगुनिया हो जाए तो फिर तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये एनीमिक होने से पहले ही इसे कैसे ठीक किया जाए? देखो, ये जो खून की कमी वाला जो प्रश्न है ना, अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, जिससे प्लेटलेट बढ़ाने के लिए हमने वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, अनार, पपीते के पत्तों का रस, 5 चीज़ें बताई। और कितनी लेनी है? 20 से 25 ml। ये हमारी बकरी की तो इम्यूनिटी इतनी बढ़ गई, आपस में लड़ने लग गई है। हाँ तो इसकी इम्यूनिटी तो कुछ ज़्यादा ही हाई हो रखी है। तो खैर, गोमुख आसन, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए 5 चीजें बता रहा हूं। अनार, गाजर, चुकंदर, और मिल जाए तो वीट ग्रास, एलोवेरा और मिला दो।
ये 5 चीज़ों का जूस, इसका हमने नाम ही रख रखा है हीम जूस, हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला जूस। क्या नाम रख रखा हमने? हीम जूस। अनार, गाजर, चुकंदर, थोड़ा उसमें व्हीट ग्रास एलोवेरा और मिला दो, और रात को मुनक्का, खजूर, अंजीर। मुनक्का काली भी आती है, मुनक्का थोड़ी हरी भी आती है, अलग अलग कलर की आती है। ये किशमिश, मुनक्का, किशमिश, खजूर, अंजीर, ये रात को भिगो दें और सुबह इसको खा लें। बकरियां सुबह भिगो के शाम को खाएं। स्वामी जी आपको आवाज लगा रही है। गर्माहट कम हो जाती है। सारा जो दूध दो लिया गया है ना, मेमने सारे बोल रहे हैं हाँ, वो कह रही है, हमारी तरफ भी देखो। कि हमारा भोजन ले लिया गया। हाँ, ओहो, चलो भाई इनको अब ले जाओ भाई, इनको घास खिलाओ। हमारे यहाँ घास भी बहुत है, तो इनको ले जाओ, इनको घास खिला दो। अब ये ले जाओ, यहाँ मत बांधो इनको, घास खिलाओ इनको। हाँ, अब ये देखो इनकी आवाज़, ये दूध तो निकाल दिया, बोला कुछ खाना भी तो दो जिससे दूसरी बार हमारी फैक्ट्री ओन है। अब देखो घास खाती है हरी हरी और दूध देती है सफ़ेद सफ़ेद। ये भगवान की कुदरत की क्या महिमा है। और हम ये हरी हरी घास खाती है, सफ़ेद सफ़ेद दूध देती है। हम अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास एलोवेरा, वैसे तो लाल लाल दे करके लाल लाल घोल बनाते हैं। और जैसे प्लेट के लिए प्लेटोग्रिट है ना, ऐसे ही ये प्लेटोग्रिट की तरह हमने हीमोग्रिट भी बना रखा है, हीमोग्लोबिन स्वामी जी देखिए ना, मच्छर ये बड़ी एक जबरदस्त चीज है। हाँ, हीमोग्रिट हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, प्लेटोग्रिट प्लेटलेट बढ़ाने के लिए, इम्यूनोग्रिट इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अश्वगंधा, अश्वशिला, ये तो स्वर्ण शिलाजीत, ये तो जबरदस्त है। जी मेरी बहन कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रही थी स्वामी जी, मच्छर एक और बीमारियां देता है अनेक। अब स्वामी जी, डेंगू का असर डाइजेशन पर भी पड़ता है। डाइजेशन मजबूत बना रहे, इसके लिए कौन कौन से योग अभ्यास नियमित रूप से करने चाहिए? और जिस वक्त डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया हो गया हो, उस वक्त खान पान में क्या एहतियात जरूरी है? देखो, एक तो पवन मुक्त आसन लंबा करना है, लिवोग्रिट लिवामृत खाने के बाद होम रेमेडी। पूरे देश में बरसात में भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई उपलब्ध है। मैंने तो कहा है, जिनका लीवर फेल है, किडनी फेल है, जिनका पेनक्रियाज फेल हो गया, आंतें ने काम करना बंद कर दिया है, लंग, हार्ट ने, ब्रेन, नर्वस सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है, ये सारा सिस्टम फेलियर हो गया, ब्रेक डाउन हो गया है पूरा। अब पतंजलि योग पीठ, पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामा में आ जाए, आपके जीवन को तबाह होने से बचा लेंगे। भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई, अभी एक दिन पहले ही बताया था हमने पतंजलि गुरुकुलम में जी, और हमने लीवर का प्रोग्राम पूरा लिया था कि भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई पियो। खाने में सबसे बेस्ट है अनार, पपीता, सेब। जिनका बहुत कब्ज रहता है तो नाशपाती का जूस, जिनको बहुत कोलाइटिस रहता है तो दही छाछ में खट्टा नहीं होना चाहिए। सुबह सुबह ही दबाना, बहुत बैक्टीरिया बढ़ते हैं बरसात में। सुबह 4 बजे 5 बजे जमाओ, 8-9 बजे तक जम जाएगा जी। उसी में थोड़ा इसबगोल डाल करके ले लेना। जिनको बहुत कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज है, संग्रहणी आंख की दिक्कत है, जी स्वामी तो जी। कोलोग्रिट खाली पेट कोटजारिस्ट कोटज रोटी खाने के बाद और थोड़ा मुंह में चित्रकादी भट्टी चूस ले, उससे डाइजेशन अच्छा हो जाता है। गैस बहुत बने तो हिंगवष्टक, लवण भास्कर या गैसर का प्रयोग करें। स्वामी छाछ के जी। साथ ले ले, ऐसे पानी के साथ ही ले ले। तो मंडूक आसन से लेकर के और ये हलासन तक और बैठ करके इन उपायों के जरिए पेट को करके कैसे ये मजबूत अभ्यास बनाया बता जाए, दिए हैं। इनके डाइजेशन कैसे स्ट्रांग हो, स्वामी जी आपने बताया। तीखा लेकिन तला, पकोड़े, समोसे, जी। चाय, ये बहुत खाते हैं लोग, तो बरसात में इनसे बचे। डेंगू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बुखार तो उतर जाता है, लेकिन हफ्तों तक जोड़ों का दर्द पीछा नहीं छोड़ता है। मसल्स में पेन रहता है, हड्डियों में दर्द बढ़ जाता है। तो मसल और बोन पेन से मुक्ति पाने का रास्ता भी बताइए।
इसका उपाय बताते। ये डेंगू में भी बढ़ता है और ये चिकुनगुनिया में भी सेम बढ़ता है मेरी बहन ज्योत्सना जी। जी। तो इसके लिए क्या करें, एक तो ट्रेडिशनली योगराज, महायोगराज, गुग्गुल, चंद्र प्रभावटी देते थे। हमने इसमें दिया कैशोर गुग्गल और अश्वगंधा या अश्वशिला। तो कैशोर गुग्गुल, अश्वगंधा या अश्वशिला ये खाने के बाद ले लें। और खाली पेट, जो हम बार बार बताते रहते हैं ना, बीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। बीटग्रास ना भी मिले तो केवल गिलोय ले लें, केवल एलोवेरा, केवल निर्गुंडी, केवल पारिजात, केवल सहजना, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन तो नाभि से लेके, कोड़ी से लेके, हमारी धरण से लेकर के सब कुछ ठीक हो जाता। तो बोले धरण डिग गई, कोड़ी डिग गई, तो इसलिए ये कर लिया। अश्वगंधा बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जो पेन होता है ना, अश्वगंधा या अश्वगंधा का कैप्सूल या अश्वशिला, अश्वगंधा, शतावर, ये तो हर घर में रखना चाहिए। मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें घर में रखनी ही चाहिए। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर के लिए जहाँ केश कांति, दंत और कांति, स्वामी जी, एलोवेरा, नेचर केयर और के होम लिए केयर के लिए एक पौधा सेहत के नाम है भी लगना ही चाहिए। अश्वगंधा, तो अब हम उस चरण पर आ जाते हैं जहां हम हर रोज एक पौधा सेहत के नाम रोपते हैं। स्वामी जी, आज कौन सा पौधा के बारे में, कौन से पौधे के बारे में हम जानने जा रहे हैं? द्रोण पुष्पी, हमें बताया गया है कि आज द्रोण पुष्पी का पौधा आप लगाने जा रहे हैं। ये द्रोण पुष्पी अभी थोड़े दिन में इसमें पुष्प भी आ जाएंगे और एक गोल गोल सा इसमें जो है वो फल जैसा भी लगता है। और ये द्रोण पुष्पी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये कैंसर के लिए, ये लीवर के लिए, ये जिनको पुराना कफ कोल्ड रहता है उसके लिए भी, और जीर्ण ज्वर के लिए। थोड़ा खाने में कड़वा होता है, लेकिन ये कैंसर के लिए, पुराने बुखार के लिए, जिनको खून की कमी रहती है और जिनका की इम्यूनिटी बहुत वीक है। तो ये द्रोण पुष्पी थोड़ा कम परिचित पौधा है, लेकिन हम इसका पिछले 30-35 सालों से लगातार प्रयोग कर रहे हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो अपने घर में द्रोण पुष्पी लगाएं। एक एक पौधा रोज़ लगाते जाएंगे, 20, 25, 50 गमले आपके घर के भर जाएंगे। अपने घर आंगन को जड़ी बूटियों से सजाइए। ग्रह दोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, प्रारब्ध दोष, मक्खी मच्छर से जो आपके जीवन में रोग दोष आते हैं, और पूरा घर का वातावरण भी पवित्र रहेगा। तो घर में द्रोण पुष्पी का पौधा लगाएं और जीवन को पुष्प रूपी बनाएं। स्वामी जी, अब बारी आती है फैक्ट चेक की। तो वायरल दावा कितना सच्चा, अब इसकी बारी आ जाती है। एक वायरल दावा जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है कि डेंगू का मच्छर सिर्फ दिन में काटता है या दिन में ज्यादा काटता है। स्वामी जी, ये दावा सही है या गलत? देखो, एक सामान्य सी बात है, सुबह सुबह और शाम को मच्छर ज़्यादा निकलते हैं अपने शिकार के लिए। बेचारे रात भर भूखे रहते हैं तो सुबह सुबह और रात को खा पी करके फिर सोना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, तो सुबह शाम ज़्यादा काटते हैं। बाकी पूरी रात मच्छर काटते हैं, पूरे दिन मच्छर काटते हैं। डेंगू वाला हो, चिकनगुनिया वाला हो, मलेरिया हो, कोई भी मच्छर हो, वो 24 घंटे काटता है। हाँ, इतनी बात ज़रूर है, ये जो डेंगू वाला मच्छर है ये साफ पानी में होता है, डेंगू और चिकनगुनिया वाला। ये मलेरिया वाला मच्छर तो कहीं पर भी। तो डेंगू का मच्छर दिन में भी काटता है, रात को भी काटता है, और काटने पर बचना जरूर है, इम्यूनिटी को मजबूत करना है। स्वामी जी, अब बारी योग चैलेंज की। कौन रहा अव्वल, कौन रहा बेस्ट, ये भी आपको दिखा देते हैं, दर्शकों को भी दिखा देते हैं।
महाराष्ट्र से, गुजरात से, मंदसौर से बड़ी अच्छी ये तस्वीरें आई हैं स्वामी जी। सभी ने इस योग चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और बच्चे खास तौर पर खूब सारे दिखाई दे रहे हैं, युवा भी बड़ा दिखाई दे कठिन रहे चैलेंज था। हैं, बुजुर्ग भी हैं। विनर कौन है वो भी अब आपके सामने। बसवराज कर्नाटक से स्वामी जी ये विनर हैं, 62 साल इनकी उम्र है। बसवन्ना जी काय कवे कैलासा का कर्म ही धर्म है का उपदेश देने वाले, तो भाई हमारे बसवराज जी के लिए जोरदार अभिनंदन है। और कल का जो चैलेंज है वो थोड़ा इजी देते हैं। ऐसे द्विपाद ग्रीवासन बैठ करके करते हैं तो बैठ करके गर्भासन, लेट के करते हैं तो लेट के गर्भासन भी हो जाता है। तो बच्चे आराम से करेंगे, बैठ के करो। हाँ, ऐसे सिर पे एक एक पैर को रखते, फिर दूसरे को रखते। हम भी ऐसे रखा करते थे, अब थोड़ा सा हमने स्वामी छोड़ जी दिया। अगर आप इसे आसान कहते हैं तो मैं देखिए, सोचूं मुश्किल मुश्किल क्या 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 होगा। मैं भी वही सोची। द्विपाद इतना आसान है, ग्रीवासन। लेट करके कर लेना। तो अब कल का चैलेंज सुप्त गर्भासन दे रहे हैं। लेट करके दोनों सुप्त पैरों को गर्भासन। सिर के पीछे बांध लिया, हाथों को इधर कमर के पीछे बांध लिया। तो द्विपाद ग्रीवासन के साथ सुप्त गर्भासन का कल का चैलेंज है। और पूरे देश से ऐसे जैसे पानी की बाढ़ आ रही है, ऐसे वीडियो की बाढ़ आने वाली है इंडिया टीवी पर। आपको छांटना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी। प्रणाम। नाम स्वामी जी।